रामपुर एक छोटे से गांव में सोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह धनीराम के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी राधिका एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटी सीमा के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से रामपुर के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो राधिका, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लग रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। ना जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है राधिका, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्से करेगा। ठीक है जी, संभाल के जाओ। सीमा बेटी, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही आज आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगी, तुम जल्दी आ जाना। बेटी, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, तुम टाइम पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधिका भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में राधिका जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर राधिका पर पड़ी और वह राधिका के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे राधिका, इतनी देर से आ रही हो, तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक, माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। जमींदार की यह सब बातें सुनकर राधिका को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहाँ जमींदार की पत्नी ठकुराइन आ जाती। क्यों डांट रहे हो उसे? इतनी ठंड में वह भी इंसान है, काम करने आई, यही क्या कम है? आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता, यह लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो यह हमारे सर पर चढ़कर नाचे लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटी सीमा का सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर सोहन से कांपते हुए धनीराम के घर पर मजदूरी कर रहा था। धनीराम अपने खेतों का काम कराने के लिए सोहन कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे श्याम काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा, आप चिंता ना करें मालिक। सोहन के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटी सीमा और राधिका के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सोहन ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन धनीराम ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, समझा? नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जी मालिक, जैसा आप कहे। सोहन ने मन ही मन धनीराम को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा कर रखा था।
और इधर भी रामपुर गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। गांव का चौपाल जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग भीमलाल, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 2-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, ये ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। दादा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग भीमलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सब ने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। लेकिन गांव वालों को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। रामपुर की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। सोहन के घर लौटने के बाद राधिका ने उसे सीमा की तबीयत के बारे में बताया। सुनो जी, सीमा को बहुत तेज बुखार आ रहा है। राधिका, तुम सीमा का ख्याल रखो। देखो, ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहाँ से लाऊं? धनीराम ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और धनीराम जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर राधिका ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा की, जो उसने बचाकर रखी थी। इनसे ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन सीमा को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके राधिका और सोहन ने मिलकर अलाव जलाए, जिससे उनके घर थोड़े गर्म हो सके। राधिका, क्या ठाकुराइन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आम तौर पर दयालु दिखाई पड़ती हैं। अजी, उन्होंने रसाई दी थी जो सीमा को दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है राधिका। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। ना जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। जंगल से लकड़ियां लानी होंगी। अगर सीमा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, सीमा की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है राधिका, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। तुम राजू का ख्याल रखना। फिर सोहन आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। राधिका की आंखें उसके पीछे तक लगी रही और उसका दिल दुआ कर रहा था कि सोहन सही सलामत लौट आए। राधिका सीमा के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। सीमा की तबीयत धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी और उसकी सांसें भारी हो रही थी। सीमा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और यह ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटी। सीमा ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? बेटी, तेरे पापा अभी आएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान सब ठीक करेंगे। राधिका ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। सीमा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़ी थी कि राधिका की अपनी सांसें भी कांप रही थी। इस बीच सीमा की खांसी रुकने लगी। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगी। सीमा, आंख मत बंद करना बेटी। तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने खाना भी नहीं खाया।
तेरे पापा आते ही आग जलाएंगे। लेकिन सीमा अब कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। राधिका उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुकी थी। सीमा उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। राधिका ने सीमा को जोर से सीने से लगा और चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे रामपुर के सन्नाटे को चीर रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही सोहन घर पर आया, वह देखा कि राधिका बिलक बिलक कर रो रही है। फिर उसने राधिका से पूछा, राधिका, यह क्या हुआ? और सीमा की आंखें क्यों बंद है? सीमा को क्या हुआ? सोहन हमारी बेटी, ठंड ने हमारी बेटी हमसे छीन लिया। हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनकी बेटी उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रही। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यह ठंड रामपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी, और यह सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की त्रासदी बढ़ चुकी थी। सीमा की मौत के बाद राधिका और सोहन के जीवन में एक सन्नाटा छा गया। वह छोटा सा घर जो कभी उनके बेटी की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडहर जैसा लगने लगा था। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था और उनके दिलों में बेटी को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। राधिका ने खाना बनाना बंद कर दिया। सोहन ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते। सीमा की यादों में डूबे हुए राधिका अक्सर अपनी बेटी के कपड़े हाथ में लेकर रोने लगती थी। अब बेचारे दोनों पति पत्नी सीमा के मरने का शोक मना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन राधिका अपने पति सोहन से कहती है, अगर मैं उस दिन उसे रसाई में और अच्छे से लपेट पाती तो शायद हमारी सीमा आज हमारे साथ होती। भगवान ने हमारे बेटे को हमसे क्यों छीना? राधिका, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर लकड़ियां ला पाता तो सीमा को बचा सकता था। मैंने अपनी बेटी को बचाने में असफल रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था। उनके पास लकड़ियां खत्म हो चुकी थी और घर के कोने में रखा सारा सामान ठंड से बर्फ जैसा जम गया था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। राधिका ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था और सोहन भी पूरी तरह टूट चुका था। एक रात जब ठंड अपने चरम पर थी, सोहन ने राधिका की ओर देखा। वह चुपचाप कोने में बैठी हुई थी, जैसे अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी हो। राधिका, शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारी बेटी हमें पुकार रहा होगी। हाँ सोहन, अब इस जीवन में कुछ बचा नहीं। ठंड ने सब छीन लिया। मुझे भी सीमा के पास जाना है। मुझे और सहन नहीं होता। वह दोनों ऐसा कहकर अलाव के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने सोहन राधिका को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। रामपुर गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। जरेनिया गांव के लोग सोहन, राधिका और सीमा को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने लगे, मानो उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हों। यह ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। रामपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। रामपुर के लोग सोहन, राधिका और सीमा की कहानी को कभी नहीं भूल पाए।